लालू को सत्ता से हटाने वाले सवर्ण नहीं थे, सवर्णों ने अपनी पूरी औकात लगा दी थी। 15 साल लालू यादव के शासन में सवर्णों ने हर पैंतरा आजमाया, और जो जो लोग लालू यादव को हटाने में लगे थे वो सारे लालू यादव का गुणगान करते आज आपको नजर आते हैं। नरेंद्र मोदी बोल दे कि चुप बैठो तो उसमें कुछ नहीं होता है। अगर उठकर राहुल गांधी बोल देते हैं कि सारा मोदी चोर है, तो लो देखिए आज चिराग पासवान के पीछे कौन घूमता है। वो पासवान जाति, वो दलित जाति जो चिराग पासवान के पिता को बनाई थी, और आज उसने चिराग पासवान को उस जगह खड़ा कर दिया जो चिराग पासवान अपने दम पर कभी नहीं हो सकते थे। आप नागमणि कुशवाहा को, आपकी उमेश कुशवाहा को, आप रमेश कुशवाहा को, फलनवा ढिमकाना को लाइए, किसी को लाइए। नीतीश कुमार से बड़ा बिहार में लौकुश नेता नहीं है। मलाह को, मुकेश सहनी को नेता बनाने वाला कौन है? जनता बिहार की मलाह। उन्होंने सबसे बड़ी ताकत मुकेश सहनी को 18 में आई हुई पार्टी को आज दे दिया। फर्स्ट आपको समझाया है कि अश्विनी चौबे हो या संजय झा हो, ये ब्राह्मण नेता नहीं है। सामने से सत्ता आई और 5 मिनट सोचा नहीं आपको, आपने मनमोहन सिंह को बनाने में। वो मनमोहन सिंह जो कि जिस जाति से आते हैं उसी जाति के लोगों ने ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी को, उनकी सास को मार दिया था। अब इससे बड़ा मैसेज क्या दिया जाए? बड़ी बात जब होती, जब भाजपा से आपको लड़ना होता है तो आप चेहरों से नहीं लड़ सकते, सिर्फ आपको मोदी से लड़ना, आपको मोदी से लड़ना है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। देश के लिए आज का दिन, देश की सियासत के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था। जहां देश के राजा की बैठक दिल्ली में थी, वहीं देश के पूरे विपक्षी नेताओं का जुटान बेंगलुरु में था, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी शक्ति दिखाई है। जहां पर विपक्ष में 25 दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है, वहीं पर एनडीए में 38 दलों का जुटान हुआ। वैसे में आज के पंचनामा में हमारा यही विषय है कि आज के मुकाबले में नीतीश वर्सेस मोदी, पहला राउंड कौन जीता? नमन जी। इतना आसान थोड़ी कौन जीता है, उसको समझाना पड़ेगा। पहला राउंड इसी से हमने, हाँ पहला राउंड देखिए भैया, निश्चित तौर पर जीत हार हो गई। स्कोर देखिएगा तो आपको समझ में आता है कौन जीता है। अगर विपक्ष ने आज का स्कोर मेंटेन किया है 24-25 के आसपास, तो एनडीए ने पहले ही राउंड में 38, तो स्कोर के हिसाब से तो जीत आप देख सकते हैं कौन है। लेकिन ये फुटबॉल है, क्रिकेट नहीं है कि धीरे धीरे मैंने एक ही बार में फैसला हो गया, बहुत बड़े बैटिंग कर 400 मार दिया, अब तो जीतने का संभावना ही नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलना पड़ेगा। सेकंड राउंड में चीजें बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि हम एक बात बताना चाहते हैं इसमें। एक बड़ी बात ये हुई है कि एनडीए, जो एनडीए है उधर, उसके बदले में उधर जो बना है उसका नाम रखा गया है इंडिया, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। पहले दिन से जब ये विपक्ष की बैठक हो रही थी और इसका कुनबा बनाया जा रहा था, बिहार में जो बैठक हुई, आपको याद होगा मैंने सबसे पहले अपना एक कंप्लेन रजिस्टर किया था इस मामले में। मुझे लगता है कि ये बैठक समावेशी नहीं है, इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब समावेश राजनीति का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा एसेट है। अगर लोकतंत्र में आपको सरवाइव करना है, लोकतंत्र को व्यापक बनाना है, सभी की बात सुननी है, तो आपको सभी को इनकॉर्पोरेट, इंक्लूसिव समावेश करना होगा। और ये कमी दिखी थी। नहीं होती कमी तो अगले दिन ही केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अगर इंक्लूसिवनेस होता तो अगले दिन ओवैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। इंक्लूसिवनेस होता तो मांझी भागते नहीं। विपक्ष में एक भी दलित चेहरा बड़ा नहीं दिखा, उसी दिन से हम लोग कर रहे हैं। ये इंक्लूसिवनेस नहीं था। तो आपने क्या किया आपने आज इंक्लूसिव बनाया, आपने अपनी गलती सुधारी, तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कोशिश तो किया, बिल्कुल कोशिश, नामे में इंक्लूसिवनेस दिखा। अब ये है कि नाम फलनवा काम चिलनवा नहीं होना चाहिए। नाम इंक्लूसिव हो गया है तो काम भी इंक्लूसिव करना होगा। मैंने आज सुना शक्ति यादव का बयान, फिर मैंने सुना नीरज कुमार का बयान। सभी को पत्रकार, ऑब्वियसली युवा पत्रकारों की फौज है, वो पूछती है सवाल, उनको पूरा डेप्थ नहीं पता है कि मैंने नंबर गेम नहीं होता है सियासत में बातें अलग होती हैं। ऊंट दिखता कहीं और है, एग्जिट पोल होता कुछ और है, निकलता कुछ और है। आप डिपेंड करता है कि किस सैंपल साइज में वो कर रहे हैं क्वेरी, उस पर डिपेंडेंट होता है। तो जो पत्रकार पूछ रहे थे वो कह रहे थे कि भाई देखिए फैसला तो हो गया ना, उनका इतना बड़ा दल का हुआ, बैठक आपका कम था। तो कई लोगों ने कहा कि देखिए हमारा दल
कौन उठा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े चेहरों को लेकर आए थे। देखिए, कायदे से तो ये बात सही है कि विपक्ष के चेहरों को अगर आप खड़ा करते हैं मंच पर, तो वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुई भीड़ से अलग है और कहीं बड़े ज़्यादा महत्वपूर्ण, कहीं ज़्यादा बड़ा हस्तक्षेप है उनका। लेकिन एक बड़ी बात जब होती है, जब भाजपा से आपको लड़ना होता है, तो आप चेहरों से नहीं लड़ सकते हैं, सिर्फ आपको मोदी से लड़ना है। आपको मोदी से लड़ना है, और आपको मोदी के टैक्टिक्स से लड़ना है। जो समुद्र मंथन से मोदी उत्पन्न हुए हैं, उस समुद्र मंथन से आपको लड़ना है। तो समुद्र मंथन क्या है? बाय हिंदुत्व पोलराइजेशन। ममता बनर्जी हिंदुत्व पोलराइजेशन के सामने खड़ी होंगी, ध्वस्त होंगी। बिल्कुल। उनके पास जो वोट बैंक है वहां पर, जो इस भाजपा के वोट बैंक से अलग है, वो उनको जिताता है। तो बंगाल जीत लेंगे, देश नहीं जीत पाएंगे जी, निश्चित। नीतीश बिहार में भाजपा को घुटनों पर लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका कारण है कि बिहार के जातीय समीकरण में ओबीसी का एक बड़ा हस्तक्षेप है जी। कल एक मित्र फोन किए थे, पंचनामा के बहुत पुराने दर्शक, नमन जी, आप जब बोलते हैं तो आप ओबीसी को लड़ाई लगवाने टाइप का बात क्यों करते हैं? ओबीसी एक जात है। मैंने तो पहले उनके इस ज्ञान को नमन किया। फिर उन्होंने कहा कि, मैंने सुना उनकी बात, फिर उन्होंने कहा कि आप तिवारी, मिश्रा, चौबे, पांडे अलग अलग जात क्यों नहीं कहते हैं? जैसे आप ओबीसी में यादव, कुर्मी और कुशवाहा करते हैं, आप काहे नहीं मिश्रा, ब्राह्मण अलग अलग कहते हैं? आप काहे एक बार ब्राह्मण कहते हैं? तो मैंने तो पहले उनके इस रिसर्च को करेक्ट किया कि ओबीसी इज अ क्लास, नॉट अ कास्ट। ओबीसी एक कैटेगरी है जिसमें कई कास्ट आते हैं। ब्राह्मण एक कैटेगरी नहीं है, ब्राह्मण एक कास्ट है। जिस कास्ट में जितने भी आपने नाम लिया, पांडे से लेकर मिश्रा तक, तिवारी तक, ये सब आते हैं। आप अगर कहना चाह रहे थे तो आपको कहना चाहिए था कि आप सवर्ण या जनरल, जो अनारक्षित है, शब्द तो एक्चुअली अनारक्षित है। अगर हम इसको रेशम के टाट में बिलाई के लैट्रिन रख देंगे तो महकबे करेगा, महकना ही। सच्चाई यही है कि आप जनरल या सवर्ण कहकर एक फील गुड कराते हैं, लेकिन सच्चाई यही है, ये बड़ी जाति अनारक्षित है। और ये अनारक्षित क्यों है? क्योंकि इनके पास पुश्तैनी संपत्ति थी हमारे संविधान के हिसाब से, जिसका सम्मान सभी को करना है। ये सजा नहीं दिया गया है सवर्णों को कि आपने बहुत एट्रोसिटीज की, तथा कथित रूप से फलनवा लेफ्टिस्ट ये कह रहे थे कि ब्राह्मणवाद तो बहुत खराब है, उसने तो बहुत 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 हम पर पाप किए, हम पर बहुत जो कहा जाता है यातना हमें दी। इसके बदले नहीं मिला है आपको इसलिए मिला है क्योंकि ट्रेडिशनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले लोगों ने ये तय किया कि जो अनारक्षित जातियां हैं वो संपन्न जातियां हैं। तो उस संपन्नता के डिवीजन को कम करने के लिए और पाटने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो हमारे मित्र मतलब देखिए, कायदे से तो चाहते थे कि हम इस पे रिएक्ट निगेटिवली करें, लेकिन अब देखिए, मास्टर लिखेगा कि 2+2 का क्या होता है मतलब, तो आप यहाँ पंखा लिख के आ जाइएगा, 2+2 = पंखा, तो मास्टर इस पे ना मारेगा ना आपको गरियाएगा, वो आपको या तो करेक्ट करेगा या हंसेगा पहले एक घंटा। तो हम हंसे भी और उनको करेक्ट भी किए कि आप, मैंने पूछा कि आप किस जाति के हैं, तो उन्होंने कहा मैं कुशवाहा जाति का हूँ। आप जानबूझकर मलाह को, कुशवाहा को, यादव को, कुर्मी को अलग करते हैं और आप कहते हैं कि सबका नेता अलग अलग हो गया है। हम ये मैं नहीं कहता हूं, जब आप वोट करने जाते हैं तो आप अंगूठा जब दबाते हैं तो आप करते हैं ये काम। मलाह को, मुकेश सहनी को नेता बनाने वाला कौन है? जनता बिहार की मलाह। उन्होंने सबसे बड़ी ताकत मुकेश सहनी को 18 में आई हुई पार्टी को आज दे दिया। आज चिराग पासवान के पीछे कौन घूमता है? वो पासवान जाति, वो दलित जाति जो चिराग पासवान के पिता को बनाई थी, और आज उसने चिराग पासवान को उस जगह खड़ा कर दिया जो चिराग पासवान अपने दम पर कभी नहीं हो सकते थे। तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़ा जमीन जायदाद अपना छोड़कर अब संत बन के नहीं आए हैं, वही लोग हैं जो सारी राजनीतिक संपत्ति अपने पिता की ग्रसित की, और अब राजनीतिक संपत्ति भी अपने पिता की वो ग्रसित कर रहे हैं, और इसी वजह से आप यादव जी उनको वोट करते हैं। तेजस्वी मिश्रा होते तो वोट नहीं मिलता,
सवाल ही मनोज झा आके चुनाव लड़ लें, अपनी औकात देख लें, संजय झा आके चुनाव लड़ लें, अपनी औकात देख लें, समझ में आ जाएगा। सारे। फिर उन्होंने एक और बात कही कि ब्राह्मण के नेता एक क्यों नहीं आप बोलते हैं, अरे सॉरी मिश्रा तिवारी इन सब के नेता को एक क्यों नहीं कहते आप। मैंने स्पष्ट आपको समझाया है कि अश्विनी चौबे हो या संजय झा हो, ये ब्राह्मण नेता नहीं है जी, ये ब्राह्मण नेता नहीं है। और अगर इनको आप ब्राह्मण नेता मानते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके जो राजनीतिक समझ है उसमें कमी है जी। ये कहीं भी बहुल ब्राह्मण जातियों जहां पे हैं वहां से चुनाव लड़कर जीत नहीं पाएंगे जी। ये लोग तो आप मोदी लहर पर वो चल रहे हैं, नीतीश कुमार के नाम पर ये चल रहे हैं। अश्विनी चौबे का आज से नहीं 2 टर्म से वहां लड़खड़ा रहा है पैर, और नरेंद्र मोदी के नाम पर वहां से वो पार कर जा रहे हैं। निश्चित तौर बक्सर में यही हाल है। गिरिराज सिंह का फेफड़ी सूख गया था नेवादा से जाने में बेगूसराय, किस्मत उनकी अच्छी थी कि तेजस्वी यादव ने अपने ही गठबंधन के लोगों को ठग लिया जी, और वहां तनवीर हसन को उतार दिया, वरना कन्हैया सिंह बहुत भारी पड़ता है इन पर। कन्हैया कुमार सिंह ही ना है जी, जी। अब कुमार लिख देने से उनके क्या उन्हें टैग हट जाएगा उन पर से जी। उनको भी उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिसमें ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, सवर्णों को, सारी जातियों को रखा जाता है। और अगर सच में किसी को करेक्ट करना है इन चीजों को तो देखिए, सवर्ण कहिए, अनारक्षित कहिए और फिर ओबीसी कहिए। ओबीसी के डिवाइड में हम क्यों किसी को नेता बनाने और किसी को काटने की कोशिश करेंगे। मैं विषयांतर थोड़ा हो गया हूं, लेकिन मैं चूंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये समझाना बिहार के संदर्भ में। ओबीसी की जातियां जितनी भी हैं उनके आज अलग अलग नेता हैं। भाजपा आज ओबीसी को अपना चेहरा बनाकर बिहार में चल रही है अध्यक्ष के तौर पर। काहे नहीं सारा ओबीसी एकजुट हो जा रहा है भाजपा के पक्ष में? क्या एक फैसला भाजपा के लिए सम्राट चौधरी को बना देने से सारा ओबीसी वोट करेगा? क्या नहीं करेगा। यादव जी नहीं करेंगे, यादव जी भाजपा को वोट नहीं करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को बिठाया जा रहा है ताकि कुशवाहा वोट करे। आरसीपी को लाया गया ताकि आरसीपी सिंह के जात के लोग वोट करें, लेकिन आज भी नीतीश कुमार से बड़ा इस जाति का नेता बिहार में नहीं है। आप नागमणि कुशवाहा को, आपकी उमेश कुशवाहा को, आप रमेश कुशवाहा को, फलनवा ढिमकाना किसी को लाइए, नीतीश कुमार से बड़ा बिहार में लौकुश नेता नहीं है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और 18 साल तक नीतीश कुमार अगर बने रहे मुख्यमंत्री तो ओनली बिकॉज ऑफ यादव वर्सेस लौकुश। ये भ्रम मत रहिएगा, यादव वर्सेस लौकुश आज से चला आ रहा है बहुत दिन से, और ये चलते रहेगा। लालू को सत्ता से हटाने वाले सवर्ण नहीं थे, सवर्णों ने अपनी पूरी औकात लगा दी थी। 15 साल लालू यादव के शासन में सवर्णों ने हर पैंतरा आजमाया, और जो लोग लालू यादव को हटाने में लगे थे वो सारे लालू यादव का गुणगान करते आज आपको नजर आते हैं। आनंद मोहन होकर कोई होके, ये सच्चाई है, तो इस सच्चाई को स्वीकारिए और उसके बाद फिर विश्लेषण हम लोग आगे शुरू कर विश्लेषण पर फिर आएंगे। लेकिन एक और जो छोटी सी बात है, सुबह हालांकि हम लोग खबर चलाए हैं, लेकिन पंचनामा के दर्शक जानना चाहेंगे कि सुबह जो पोस्टर वार को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा अटैक हो गया बेंगलुरु में। नहीं देखिए, हाँ ये भाजपा की रणनीति है। भाजपा जब 38 दलों को लेकर आई है तब समझिए कि इन दलों को भाजपा छोटा छोटा एक आत्मघाती टास्क देगी। स्लीपर सेल्स हैं ये सहयोगी नहीं है, ये भाजपा के राजनीतिक तालिबानी मिशन के ये सुसाइड बॉम्बर्स हैं। ये क्या करेंगे? अब देखिए, लोकसभा में उपेंद्र कुशवाहा को 5 को सांसद जिता लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो खुद सांसद रहते हुए मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था क्योंकि उनका इंटरेस्ट बिहार में है। खुद आप देखिए कि चिराग पासवान सांसद हैं और केंद्र में मंत्री बन सकते थे, लेकिन वो बार बार भाजपा के बुलावे पर नहीं जा रहे थे। वो कह रहे नहीं, हमको बिहार में कुछ समझिए, यहाँ कर दीजिए। सभी को बिहार में इंटरेस्ट है, और जो दल इस एनडीए के गठबंधन में आए हैं उन सबको अपने राज्य में इंटरेस्ट है। तो भाजपा ने क्या दिया जिम्मेवारी, आप लोकसभा में सुसाइड बॉम्बर बन जाइए मेरे लिए, विधानसभा ध्वस्त कर दीजिए सारे राजनीतिक समीकरण को, ममता के, केजरीवाल के, अखिलेश के, किसी भी राजनीतिक समीकरण को ध्वस्त करने के लिए आपको केवल एक ही हनुमान चालीसा पढ़नी है, राजनीतिक हनुमान चालीसा। मोदी मोदी, वही हो रहा है। जब ये मोदी मोदी लेकिन जब कोई आगे कुछ कहे विकास है मोदी, जब कोई आगे कहे कि फलना जाती है मोदी, खाली यही रटाया जाएगा। और आप देख लीजिए भैया, मैंने कह दिया, विपक्ष का सूत्र बहुत हो सकता है, लेकिन इनका सूत्र केवल नमो नमो है। नरेंद्र मोदी सुबह ही उन्होंने एक गेम खेल दिया है। विपक्ष अपनी बैठक कर रहा है, नरेंद्र मोदी की ही बैठक होने वाली है। नरेंद्र मोदी पहले वीडियो जारी कर देते हैं 4 सिलसिलेवार तरीके से हमला, क्योंकि मोदी को पता है कि मोदी जब कुछ बोलेंगे
तो एक आदमी बोलेगा तो सब लोग सुनेगा, विपक्ष बोलेगा तो 20 आदमी बोलेगा। कौन चेहरा है यही, और 20 का वर्जन अलग अलग होगा। देखिए कांग्रेस ने, क्योंकि सबों का अपना अपना राजनीति, अपना अपना मतलब। बिल्कुल, कांग्रेस ने देखिए बड़ा अच्छा काम किया। मैं कांग्रेस से बहुत खुश हूँ आज की बैठक से। कांग्रेस ने इंक्लूसिव भी बनाया इस बैठक को। कुछ और चेहरे होते तो मुझे और खुशी होती। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इसमें ओवैसी का जगह बनता है। मैं ये बस इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आग लगाना चाहता हूँ इन लोगों के बीच में। मैं चाहता हूँ कि विपक्ष का कुनबा इतना बड़ा बन जाए कि नरेंद्र मोदी पर जो निरंकुश हो जाते हैं ना, उन पर अंकुश लगा रहे। नरेंद्र मोदी ने पिछले जितने दिनों में जो भी गलतियां की हैं, ये केवल इसलिए हुई हैं, अच्छे काम भी किए, बुरा काम इसलिए हुआ है क्योंकि विपक्ष उनके समक्ष कुछ बोलने की हैसियत ही नहीं रखता है। सदन में चुप करा देते हैं लोगों को। नरेंद्र मोदी बोल दे कि चुप बैठो तो उसमें कुछ नहीं होता है। अगर उठकर राहुल गांधी बोल देते हैं कि सारा मोदी चोर है, तो लोग देखिए उसी मुद्दे पर आ रहे थे। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरने वाले मामले में सुनवाई। हाँ, ये एक बड़ा टाइम फ्रेम है। मुझे लगता है कि देखिए इसमें दोनों तरफ उठ करोड़ ले सकता है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की राजनीतिक हत्या 2014 से चल रही है, तो कहीं ना कहीं तो भाजपा सफल होगी ना। अगर आपके पीछे इतनी बड़ी ताकत पड़ जाए कि आपकी राजनीतिक हत्या कर देनी है, तो बहुत मुश्किल है बचपा कर ही दिया। और कैरेक्टर असैसिनेशन से शुरू किया कि राहुल गांधी पप्पू हैं, जोक्स बनाए उनकी बातों को काटा गया, क्लिप्स छोटे छोटे काट के लगाए गए, मजाक बनाया गया, लेकिन ये आदमी लगा रहा। भारत जोड़ो यात्रा, विपक्ष के कुनबों को एक करना, जब जिसने राहुल गांधी की तरफ हाथ बढ़ाया है, राहुल गांधी ने उस हाथ को स्वीकार किया। लेकिन सदस्यता तो खा गया बीजेपी, तो इसलिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बयान दे दिया। और एक चीज आपने और देखा होगा कि पप्पू नाम हो गया था क्या, मजाक का पात्र, कॉमेडी बना दिया। ये तो बीजेपी ने कर दिया निश्चित तौर पर। और आज भाजपा सफल हो गई है राहुल गांधी को राजनीतिक रूप से अक्षम करने में। और जो आप बोल रहे हैं फैसला आने वाला, मुझे लगता है कि बहुत राहुल गांधी के पक्ष में नहीं जाएगा। हालांकि दलील तो बहुत बड़ी दी गई है। बाबा कह रहे थे कि 10 अलग अलग पॉइंट्स पर दिया गया है पूरा दलील, और क्यों नहीं होना चाहिए ये भी उसमें कहा गया, लेकिन इतना आसान नहीं है राहुल गांधी को। दोनों गठबंधन को लेकर के बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। चूंकि चुनावी वर्ष आने वाला है, वैसे में चुनाव को लेकर के सारे बात हो रहे हैं। सहारा को लेकर के जिस प्रकार से अमित शाह ने किया है, अब मैं तो कहता हूँ कि करोड़ों लोगों को एक साथ भैया भाजपा की तैयारियों के सामने ये विपक्ष बहुत छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि आज आपने देखा कि एकाएक सुबह सुबह मैं उठता हूँ, बिना किसी एजेंडे के मेरे सामने अमित शाह आ जाते हैं ट्विटर पर। अमित शाह आते हैं, अमित शाह कहते हैं बिहार के निवेशकों के लिए खुशखबरी, सहारा में फंसे पैसे वापस किए जाएंगे। 10 करोड़ निवेशक, दर्शकों को बता दे रहे हैं, 10 करोड़ निवेशक है। समझ लीजिए कितना बड़ा निर्णय। लोग अक्सर जानते हैं, इसको इस तरह से लेते हैं कि जाति का वोट कितना है, तो ई जाति फलनवा जाति 30,000, ई जाति 20,000, ई जाति 10,000। लोग अक्सर उसके बड़े क्लासिफिकेशन पर नहीं जाते हैं। जैसे जाति बेरोजगारों की भी होती है, जाति महिलाओं की भी होती है। शराबबंदी की वजह से नीतीश कुमार ने महिलाओं की जाति को आकर्षित किया था, और आरक्षण देकर नौकरियों में आज वो कहीं भी चौक चौराहे पर खड़े हो जाइए, अगर पुलिस दिखेगा आपको 3 तो 2 महिला दिखेगी। ये नीतीश कुमार का देन है बिहार को, और ये नीतीश कुमार रिटर्न करता है बिहार को, बिहार रिटर्न करता है नीतीश कुमार को। इसी तरीके से नीतीश कुमार ने पंचायत में आरक्षण दिया 50%, महिलाओं ने उसको बदले उनको हमेशा ताकत दी। तो नीतीश का अपना जात का वोट 4% और 7% मिलाकर कुल होता है 11-12%। देर हुआ तो अब बार बार मुख्यमंत्री बन रहे कैसे? मतलब आप दे रहे हैं वोट अपने मन से, और घर में भौजाई नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं। तो यही कारण है। मान लीजिए कि आपका पैसा फंसा हुआ है 1 लाख रुपया, जो 10 करोड़ जो हमने निवेशकों की बात की, तो पूरा परिवार अब तो आ जाएगा अमित शाह के फेवर में। परिवार आए ना आए, जो सहारा के पीड़ित हैं, मैं आपको ये भी कहानी बताता हूँ। अक्सर मुझे महीने में 8-10 फोन जरूर आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लोग फोन करते, सर आपका पंचनामा देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर, इतना मुखर होकर आप बोलते हैं, एक बार मैंने सहारा को लेकर बोलिए ना, सहारा में हमारा पैसा फंसा हुआ है, बहुत पैसा फंसा हुआ है सर। मैं कई ड्राइवर्स और मेरे कई लोग, मेरी जानकारी में लोगों ने आशा छोड़ दिया है। लेकिन वो जब देखते हैं किसी को अग्रेसिव बोलते हुए, तो सोचते हैं कि भाई ये निकलवा देगा, क्या लगता है। आज जिस तरीके से अमित शाह ने बिहार के लोगों को केंद्रित करके, बिहार के लोगों का अच्छा खासा पैसा फंसा हुआ है, ये कह दिया कि आपका पैसा निकलवा देंगे हम, और रास्ता निकल गया, तो आप बिहार में आपने जाति बना दी आज। निकलवा देंगे ही नहीं नमन जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इतना 1000 करोड़ का फंड रखा हुआ,
तब भैया इतने दिनों के अंदर मिलेगा पैसा? 10 करोड़ माफ कीजिएगा। देखिए 2012 में 24,000 करोड़ का सेबी का फंड जो है वो सरकार के पास जी, और जिसमें से सुप्रीम कोर्ट ने 5,000 करोड़ सीआरसीएस फंड में ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया। तो आप समझिए ना, जो पीड़ित लोग हैं 10 करोड़ है ना जी, तो 10 करोड़ को आप एक वोट बैंक बना दिया उन्होंने। आज आप पीड़ित हैं, एक दर्द है सबको, तो वो एक दर्द के इलाज भी एक ही 10 करोड़ तो बना दिया है निश्चित तौर तो पर। अब मान लीजिए इसमें अगर स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है भाजपा का, तो ये तो लोग वोट करेंगे भाजपा को ना, कि भाजपा ने हमारा पैसा निकलवाया, जो ना डूब गया नीतीश था। निकलवाया, ना कोई निकलवाया, भाजपा ने किसी ने निकलवाया। ध्यान नहीं, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले पटना में बोरिंग रोड चौराहे पर धरना प्रदर्शन हुआ था, हजारों की संख्या में लोग जुटे जी। तो ये भी एक बड़ा रणनीति है। देखिए भाजपा बहुत समझदार है। सुबह में अमित शाह ने ये बड़ा बम फोड़ दिया, दोपहर में नरेंद्र मोदी ने बम फोड़ दिया, उसके बाद कल से ही देखिए कि विपक्ष के लोग मिल रहे हैं आपस में, कोई इधर देख के मिल रहा है, कोई उधर देख के मिल रहा है, सबका अपना ईगो है। और यहाँ लोग मिल रहे हैं तो प्रधानमंत्री हाथ धर धर के खींच रहे हैं, ए चिराग पासवान तुम कहाँ भाग रहे हो? उनके नजर में आने के लिए सिर्फ बेचैनी है, बाकी जो जहां खड़ा है अपने खड़ा। उपेंद्र कुशवाहा नरेंद्र मोदी के खिलाफ रह चुके हैं, मांझी नरेंद्र मोदी के खिलाफ रह चुके हैं, पशुपति पारस और चिराग पासवान में आपसी द्वंद्व है। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी सबको पकड़ पकड़ अपने पास ले आते हैं और सभी मिलकर नरेंद्र मोदी को फूलमाला पहना रहे हैं। 38 दल के रिप्रेजेंटेटिव नरेंद्र मोदी को फूलमाला पहना रहे हैं। यहाँ 24 लोग हैं, 25 लोग। अब 25 लोग में एक आदमी उठकर नहीं कह पाया कि राहुल गांधी के साथ जो कर रही है भाजपा, सैल्यूट राहुल गांधी, क्या आदमी हो यार, कैसे लड़ते हो। राहुल गांधी कम से कम मनोबल टाइट होता। अरे तुम्हारे पास क्या नहीं है? इटली में लोग कहते नागरिकता है तो ये है वो, इटली तुम जा सकते हो छोड़ के ये सब, लेकिन तुम यहाँ रह के लड़ रहे हो। वाह क्या ताकत है तुम में यार। सोनिया गांधी, क्या आपको भगवान ने आयरन हार्ट बनाया है। हाँ, सामने से सत्ता आई और 5 मिनट सोचा नहीं आपको, आपने मनमोहन सिंह को बनाने में। वो मनमोहन सिंह जो कि जिस जाति से आते हैं उसी जाति के लोगों ने ब्लू स्टार के तहत इंदिरा गांधी को, उनकी सास को मार दिया था। अब इससे बड़ा मैसेज क्या दिया जाए जी? नरेंद्र मोदी कौन सी कुर्बानी देकर आके बैठे हुए हैं केंद्र की सत्ता में? क्या कुर्बानी दिया उन्होंने? सीएम से पीएम बने, लगातार बने हुए। गुजरात में कारोबारियों के दोस्त थे, हितैषी थे, यहाँ भी कारोबारियों के दोस्त हैं, अडानी अंबानी खोज लिया यहाँ। कायदे से कहानी आप किस तरह से कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नरेंद्र मोदी को बना के चला जाए निगेटिव तो कहानी कुछ और ही हो जाएगी। लेकिन चूंकि भाजपा के पास एक बड़ा लार्जर सेंटिमेंट इस देश का हो गया है, और फिलहाल भैया मैं आपको बार बार ये बात कह दूं कि मुझे विपक्ष का कुनबा कहीं से भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होने लायक नहीं दिख रहा है। आज के बैठक के बाद मुझे तो ये लगता है ना कि अगर आमने सामने लड़ाई होगी तो 38 और 24-25 को लोग हैं, 25 को 12 हो जाएगा, वो 25-12 हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आएगा, इधर 38 में हो सकता है कि 10-12 को जुड़ जाए और 50 हो जाए। सच्चाई यही है। देखिए अब उधर जो दल रह गए हैं उसमें कुछ दल छटक सकते हैं, लेकिन ज्यादातर दलों की मजबूरी है कि वो भाजपा के साथ नहीं आ सकते। नीतीश ने टेम्पोररी सरकार तोड़ी है, टेम्पोररी भाजपा को जख्म दिया है, भाजपा भी तैयार नहीं है, नीतीश भी तैयार नहीं है। इस वक्त ये करेंगे तो नीतीश बड़ा अप्रासंगिक हो जाएंगे। कांग्रेस जा ही नहीं सकती है, आरजेडी नहीं जा सकती है, समाजवादी नहीं जा सकती, समाजवादियों को तो ममता दीदी नहीं जाएंगे। समाजवादियों को तो ये हाल कर दिया है, समाजवादी नेता अखिलेश सिंह का, मैं समाजवादियों का नहीं कहूंगा, समाजवादी पार्टी और अखिलेश सिंह का, कि आपने सुना होगा क्लास में अगर टीचर को अपने डोमिनेंस बनाना है, ताकत बनानी है उस क्लास पे, तो सबसे पहले जितना भी सबसे उड़न बच्चा उसको बुला के किताब दे दो। भाजपा को जब मन करता है नरेंद्र मोदी को या योगी को, अखिलेश को बुला के किताब दे के कहानी खत्म कर देते हैं वहीं पे। समझ में आता है कि भाई बोलेगा नहीं, कुछ दिन के लिए शांति। ऐसे ही परिस्थिति कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव सच बनाना चाहते हैं ये बिहार में, कि नीतीश अप्रासंगिक हो जाए मायावती की तरह और तेजस्वी यादव को हम उल्का की तरह हैं, चलो तुम्हारे पे केस है ना जाओ। ये राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न करना चाहती है भाजपा, और विपक्ष अभी भी समझ नहीं रहा है। सबसे बड़ा दुख की बात यह है कि आज भी मैंने, एक तो राहुल गांधी वाली बात बिल्कुल सही है, दूसरा केजरीवाल को लेकर भी बात नहीं हुई। अरे केजरीवाल की जेन्युइन एक समस्या है, वो केजरीवाल का अस्तित्व की बात, वो टाइम बम फूट रहा है केजरीवाल का, वो आप फिर भी आपके बैठक में आके बैठा हुआ है अगला, वो आपके खिलाफ बार बार बोल रहा है, आप सुन नहीं रहे हैं। जितने भी दल लेफ्ट के वहां गए हैं उनका सर्टेन मांग है, कोई पूरा नहीं कर रहा है।
तो माना जाए ना कि 25 दल का सिर्फ चेहरा नजर आया, काम की बातें नहीं हुई। आज भी देखिए फिर महाराष्ट्र में अगला मीटिंग के लिए टल गया। नहीं, एक चेहरा आज निकलना चाहिए था इसमें से, लेकिन नहीं निकला ना, नहीं निकला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई उसमें जो मुद्दा था वो सही रहा, जबकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुर्बानी दी। ये प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कह देना मीटिंग से पहले ही कि हमें पीएम बनने, हमारे दल को पीएम के कुर्सी में इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसके बाद भी इंक्लूसिव नहीं हो पा रहा है ये गठबंधन, तो आई एम सॉरी, मुझे लगता नहीं है कि ये गठबंधन तो इसको अगर दूसरा तस्वीर देखा जाए तो ये नहीं माना जा सकता है कि कांग्रेस को एहसास हो गया कि मोदी के टक्कर में 2024 में कुछ हो नहीं सकता, इसलिए हम दावेदारी से ही नाम हटा ले। ये भी कांग्रेस की अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है कि आप लोग तैयारी कीजिए, पहले आप ट्राई कीजिए, उसको हम ट्राई क्योंकि आप लोग आगे कर देते हैं, सही आप लोग को करते हैं, जानते हैं कि कुछ होने का नहीं है। कांग्रेस पुराने डर की पार्टी है, वो शॉर्टकट्स में बिलीव नहीं करती है। मैंने देखा है कांग्रेस के स्ट्रक्चर को, मैंने बहुत नज़दीक से महसूस किया। हमारी टीम कांग्रेस के लिए और भाजपा के दोनों के लिए काम कर चुकी है, मतलब राजनीतिक ये पत्रकारिता वाली टीम नहीं, PR वाली टीम हमारी कर चुकी है। 14 से 16-17 के बीच में मेरी टीम TNGP लगातार काम कर रही थी, जैसे प्रशांत किशोर कर रहे थे वैसे वो भी कर रही थी। तो अलग अलग राजनीतिक वहीं से ये जो ज्ञान मैंने अर्जित किया वहीं से अर्जित किया है मैंने। तो इस दौरान मैंने महसूस किया कि भाजपा शॉर्टकट्स वाली पार्टी है। इन्हें अगर कोई नया आइडिया मिल जाए, अरे ऐसे करके हम सरकार बना सकते हैं जगह पर, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। कांग्रेस इन समीकरणों में काम करना पसंद नहीं करती। कांग्रेस कहती है रोड यात्रा करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, जनता को जागरूक करेंगे, जातीय समीकरणों में नहीं पड़ेंगे, सभी को समावेश करके चलेंगे। तो देखिए, सच की जीत आज नहीं तो कल होती है। कांग्रेस गलत नहीं है, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर हुआ। कांग्रेस के शासन में भारत प्रोग्रेसिव बनने के चक्कर में थोड़ा सा भारत के सांस्कृतिक जो विरासतें हैं वो थोड़ी कमजोर हुई, स्पष्ट। लेकिन जो बड़े बड़े घोटाले हुए बीजेपी के राज में तो नहीं हुआ भैया। कांग्रेस के राज में जो घोटाले हुए हैं, कांग्रेस ने उनको सजा दी। आपके घोटालेबाज सांसद बन जाते हैं, सदन में चले जाते हैं ताकि उससे बड़ा घोटाला कर सकें। आपके घोटालेबाज नरेंद्र मोदी के साथ प्लेन में बैठ के विदेश यात्रा करते हैं। खैर, मेरा मकसद किसी को डिफेम या डिमीन करना नहीं है। बिहार में हम नरेंद्र मोदी को घोटालेबाज क्या कहें, जब विपक्ष को एकजुट करने वाले सबसे बड़े चेहरे बिहार के लालू यादव पर चारों घोटाला का लगा हुआ है। उनके पुत्र जो कि राजनीति में भी घुसे ही और उन पर इतना बड़ा आरोप लग गया, तो हम नरेंद्र मोदी पे क्या उंगली उठाने वाले होते हैं। नरेंद्र मोदी को तो हमने वोट नहीं दिया, जिन्होंने दिया उन्होंने बनाया, वो समझे। हमने तो बिहार में नीतीश कुमार को वोट दिया है, नीतीश को सामने लाया है, हमने तेजस्वी को वोट दिया है। तो हम तो सवाल यही ना पूछेंगे। हम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? भारत लाइव का रिच थोड़ी है बेंगलोर दिल्ली में है। हमारे दिल्ली में कोई देख लिया, जैसे बेंगलोर में है, बेंगलोर के एक फैन है हमारे, वो तो आज फोन करके बोले भी कि नमन जी चाहते हैं थोड़ा सहयोग करना आपका, तो सहयोग भी कर सकते हैं आप लोग, ऐड दे सकते हैं। बहुत ज्यादा रिच नहीं हम लोग, हम लोग भी मांग सकते हैं, कौन मुंह से मांगेंगे। जी तो धन्यवाद नमन जी इन तमाम जानकारियों के लिए। निश्चित तौर पर आज बेंगलोर में और दिल्ली में जो सत्ता पक्ष की और विपक्ष की मीटिंग हुई, आज भी विपक्षी नेताओं ने वो काम नहीं कर सके जो उनको करना चाहिए था, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 38 दलों का जुटान कर लिया। और यह भी माना जा रहा है कि कुछ दल, जो 25 दल वहां जुटे थे बेंगलुरु में, उनमें से भी 10 से 12 आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा प्रधानमंत्री मोदी के साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर निराशा हाथ लगी, क्योंकि उनका नाम आज भी नहीं लिया गया। केजरीवाल जी का जो अध्यादेश को लेकर के महत्वपूर्ण मामला था, मेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना तेजस्वी थे, ना लालू थे, ना नीतीश थे। जी, ये लास्ट में क्यों चले गए, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो पिछली बार जिस प्रकार से केजरीवाल मीटिंग के जस्ट बाद, पीसी के पहले चले गए थे, आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकल गए। लगातार कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता, बीजेपी के नेता कहते आ रहे हैं कि संभव ही नहीं है प्रधानमंत्री मोदी के लहर पर प्रधानमंत्री मोदी मैजिक काम करेगा 2024 में। कहीं से विपक्षी एकता की चिंता बीजेपी के नेताओं को नहीं है। वैसे में विपक्षी एकता के लिए बड़ी बात है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी का अगला कदम क्या होगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।